एक सवाल जो कि देश के हर आदमी को पूछना चाहिए आज वो है ये, क्या वोट बैंक की भूख के आगे गरीब दलितों के दर्द की भी कोई कीमत नहीं है? क्या इस मुद्दे में भी जाति का एंगल लाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर किसी की भी पीड़ा का कोई मतलब नहीं होगा। इसे समझने के लिए पहले आप एक तस्वीर देखिए जो बिहार के नवादा से आई है। कल तक ये एक दलित बस्ती थी, दलित नहीं बिहार सरकार के मुताबिक महादलित। इनके घर जला दिए गए, आग की जद में आकर पालतू मवेशी भी मर गए। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि जान बचाने की जद्दोजहद में बाकी सब कुछ खाक हो गया। मोबाइल फोन जल गए, मिट्टी के चूल्हे से लेकर गैस का चूल्हा तक राख हो गया, अनाज जल गए। आपके सामने जले चावल और गेहूं की तस्वीरें भी हम लेके आएंगे, और तो और रात के भोजन के लिए पकी हुई रोटियां तक जल गई। जब ये जानकारी सामने आई तो राजनीतिक दलों ने रिएक्ट कैसे किया, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। उन्होंने लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला है, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। तेजस्वी यादव लिखते हैं, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई गई आग। प्रियंका गांधी वड्रा ने लिखा, नवादा बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। आम आदमी पार्टी ने लिखा, बीजेपी एनडीए का जंगल राज, देश भर में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारों में एक के बाद एक दलितों पर हमला बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है। आम आदमी पार्टी के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे 80 बहुजन परिवारों के घर जला देना यह काम कोई हैवान ही कर सकता है। दुख की बात है कि प्रदेश की भाजपा गठबंधन की सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को अपनी ओछी राजनीति के लिए बढ़ावा देती है। हम एक एक करके ये सारे नेताओं की बातें आपको क्यों सुना रहे थे, क्योंकि जब आप इनको सुनते हैं क्या आपको ऐसा नहीं लगता मानो दलितों के घरों पर कुछ ऊंची जातियों ने हमला कर दिया हो और उन्हें जला दिया हो? और यही नेता चाहते भी थे कि आप ऐसा सोचें। शायद यही वजह है कि जानते हुए भी किसी ने भी, इनमें से एक ने भी हमलावरों की पृष्ठभूमि या उनकी जाति की बात नहीं की। उनको सिर्फ दबंग या असामाजिक तत्व कहा। इसके पीछे मंशा क्या थी, यह भी हम आपको सुनाएंगे। पर पहले ऐसे नेताओं को मशहूर कवि धूमिल की वो कविता जरूर सुननी चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आज के दिन ये तीसरा आदमी हमारे देश का नेता है। वो इस घटना पर मौन तो नहीं है, वो है तो बेहद मुखर, पर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब को साधते हुए। क्योंकि जो बात आपको आज दिन भर बताई गई, सच्चाई उसके बिल्कुल उलट है। जो ट्वीट्स आपने देखे, जो बयान आज आपने दिन भर नवादा कांड के बारे में सुने, नवादा की आगजनी कोई सवर्ण बनाम दलित के संघर्ष का नतीजा नहीं है। जिन लोगों के घर जलाए गए वो मांझी और रविदास जाति के हैं। ये दोनों जातियां बिहार में महादलित कैटेगरी में आती हैं, जबकि जिन लोगों पर आग लगाने का आरोप है वो 3 अलग अलग जातियों से आते हैं। पहला पासवान जो खुद महादलित श्रेणी में ही शामिल है, दूसरा यादव जो ताकतवर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और तीसरा नोनिया जो अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी में आते हैं। मतलब सच्चाई ये है कि ये पिछड़ा बनाम पिछड़ा था, ये एक जमीन का झगड़ा था, ये कोई सवर्ण बनाम दलित की लड़ाई नहीं थी। लेकिन राजनीति देखिए कि कैसे इसे दबंग वर्सेस दलित का रंग देने की कोशिश की गई। नाम ना लेकर ऐसा दिखाने की कोशिश है कि ये कोई जाति संघर्ष की घटना है। बावजूद इसके, ये जानते हुए कि सच क्या है, आज दिन भर इसी नैरेटिव की जंग जारी रही।
सरकार किसकी है? सरकार तो उन्हीं की है 20 साल से। केंद्र भी है, यहाँ भी पकड़ो ना, कौन रोके हुए? और तुम्हारे राज्य में हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो आपको रोका किसने पकड़ने से? ये सारी घटनाएं वहाँ हो रही है, राजनीतिक प्रेरित हो रही है। सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करने के लिए, एनडीए की सरकार को बदनाम करने के लिए बात की जा रही है कि अगर 100 घटनाएं घटती है तो उसमें 70 से 80 घटनाएं विरोधी दल के नेताओं के इनिशिएशन पर होती है। वही बात यहाँ भी हुई है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार फेल है। जंगल राज की याद को ताज़ा करा रहा है। उस मानसिकता को हर हाल में रोका जाएगा, दबाया जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। देखिए क्या है नैरेटिव और सच क्या है। आग लगाने वालों में पिछड़े, अति पिछड़े और महादलित के लोग थे और जिनकी बस्ती जलाई और उजाड़ी गई वो सब के सब महादलित थे। पुलिस के मुताबिक 21 घर जलाए गए हैं, जबकि विपक्ष का कोई नेता कहता है कि 80 घर जले हैं, तो कोई इसे और भी बढ़ाकर 100 बता रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, इसे खुद पीड़ितों ने TV9 संवाददाता रूपेश कुमार को बताया। ये भूखल आवाज नहीं निकलता है, भूखल आवाज नहीं निकलता है, का चीज बोले? सब तो हालत मार के तो हालत बर्बाद कर दी है, का चीज बोले? सब लोगों का घर जल गया? सबके जल गया। टोटल कहाँ सर? टोटल नहीं बचा। कितना घर जल गया है? 80-90 घर जल, 80-90 घर। हाँ, सबका जल गया। पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि 21 घर जला है बस। 21 घर अभी जला है सर, मगर 90 घर है उसमें। टाली सब घर उसको जला दिया है, टाली वाला तो उसको चूर दिया, तो सब फुटिया नहीं किया। पुलिस लोग बोल रहा है कि इतना जल गया, खपड़ा नहीं देख रहा है कि वहाँ पर टाली चूरा हुआ है, तो कहाँ से? उसको जला दिया गया, कुछ को उजाड़ दिया गया, जो बच गया उसको उजाड़ दिया। हाँ, वही बात हुआ है, मतलब कुछ जला दिए हैं, कुछ उजाड़ दिया। आप लोग ये बताइए, ये कब से आप लोग हैं यहाँ? ये हो गया है अच्छा 50-60 साल से, 50-60। हम लोग का 3 कुर्सियां का सास ससुर सब मर रहा है। माने अभी सरकारी जमीन है? हाँ, अभी सरकारी जमीन है। वो लोग कह रहे हैं कि मेरा है। मेरा है, हाँ। वो बोल रहे बाहरी आके रह जाएगा, हम लोग के गरीब के आदमी रहने वाला, हम लोग कहाँ जाए? अच्छा ये सोच रहा है कि हम लोग रहेगा, वो सोचता है कि वो रहे। ये बताइए, आप लोग कौन जाति के हैं? हम लोग मांझी हैं। सब लोग? सब रविदास रविदास मतलब माझी और रविदास। और वो जो आ रहे हैं वो पासवान, प्रसाद है, गोवार है, बेलदार है, 3 जात सब मिलल। अगर किसी भी नेता को इन लोगों के दर्द की सच में परवाह होती तो वो सवाल ये पूछते कि अब तक कार्रवाई क्या की गई है, आरोपी कितने पड़े गए हैं, कितने फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। पर किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा। सवाल बस ये पूछा गया कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस जंगल राज को क्या सरकार बढ़ावा दे रही है। इस एंगल को बार बार उछाला गया, पर हमने ये सब सवाल नवादा के डीएसपी से पूछे। सुनिए उन्होंने क्या बताया। अनुज जी, ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? क्या स्थिति पैदा हुई थी? कल जो है कि दिनांक 18/9 को शाम में एक घटना घटित हुई है। कुछ लोग 50-60 के समय व्यक्ति लोग आए हैं, फायरिंग की, आग लगाए हैं। इस तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला करके इस पर नियंत्रित किया गया है। और इसमें जो है इन लोग के बयान पर जो है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 15 लोग की गिरफ्तारियां हो चुकी है। कितने फायरिंग कितनी हुई होगी? ये तो खोखा मिला है, एक मिला है। अब इसमें तो कोई काउंट नहीं हुआ, इस संबंध में जांच की जा रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फायरिंग हुई है। फायरिंग की बात आ रही है। अच्छा, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार। मुख्य अभियुक्त कौन है? नंदू पासवान। अच्छा, जो 15 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जो आरोपी हैं, कौन कौन जातियों की? जाति इसलिए क्योंकि ये संघर्ष लग रहा है, कुछ उस तरफ इशारा कर रहा है। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन जातियों के लोग हैं? इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं पासवान हुए हैं और चौहान हुए हैं। चौहान मतलब नोनिया? नोनिया। और अभी गिरफ्तारी में यही 2 आदमी हुए हैं।
प्राथमिकी में नामजद 28 हैं। तो उसमें कौन कौन जातियों के लोग हैं? पासवान है, चौहान है और यादव है। पासवान हैं, चौहान हैं और यादव हैं। तो इन लोग का आपस में भूमि विवाद के मामला प्रकाश में आई है। तो दोनों जो गिरफ्तारी हुई हैं दोनों ही पिछड़ी जाति से आते हैं, एक नोनिया चौहान, एक पासवान, और जो बाकी नामजद आरोपी हैं उनमें यादव भी शामिल हैं। ये कोई जातीय संघर्ष नहीं है। इस बात की तस्दीक सिर्फ पुलिस अफसर ही नहीं बल्कि एसडीएम भी कर रहे हैं। तो लगता है कि ये नया जातीय संघर्ष की ओर पासवान जाति, रविदास, मांझी। जातीय संघर्ष नहीं है सर, चूँकि भूमि विवाद का मामला चूँकि कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में ऐसी करने का लोगों को सब्र रखना चाहिए, लेकिन कोर्ट में चलते हुए लोगों ने जो दुस्साहस किया है उस पर कार्रवाई। आप सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जब ये सारी बातें जग जाहिर सुबह ही हो चुकी थी, जब ये बात खुद आगजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले शख्स ने भी कह दी थी, तो हमारे नेताओं को ये बात पता नहीं थी या फिर जानबूझ के उन्होंने इन तथ्यों को दबाया? यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाने के कृष्णा नगर इलाके की है। पीड़ितों के मुताबिक यह जमीन सरकारी है जिसका खाता संख्या 226 है। इस जमीन को लेकर यहां रहने वालों का नंदू पासवान, जमुना चौहान, दशरथ चौहान और आशीष यादव से विवाद चल रहा था। जमीन पर टाइटल सूट भी महादलित मांझी परिवारों ने कर रखा है। यह मामला मुंसिफ कोर्ट नवादा में चल रहा है। मामला कोर्ट में होने की दलील देकर पुलिस प्रशासन इस पर ज्यादा बोलने से इनकार कर रहा है, लेकिन टीवी 9 की पड़ताल में एक और नई बात भी पता चली। ये महादलित बस्ती रैती जमीन पर बनी है। इस जमीन के कागजात शमशुल मियां नाम के एक आदमी के नाम पर है। ये बांटो और राज करो की राजनीति, क्योंकि बिहार में अगले साल ही चुनाव है, यही वजह है कि नवादा की दुखद घटना पर दुर्भाग्यपूर्ण सियासत हो रही है। और इसका खुलासा खुद जितन राम मांझी ने कहा जब उन्होंने कहा कि मैं सारे समुदाय के साथ खड़ा हूं, पर जो लोग इस पे जाति की राजनीति कर रहे हैं उनको अब सचेत हो जाना चाहिए। बिहार के बाद अब यूपी का रुख करते हैं, जहां पहले गैंगस्टर और माफिया की जाति पर राजनीति हुई और अब यूपी पुलिस की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के अफसरों की भी जाति गिनी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटीएफ को एक नया नाम दिया। उन्होंने इसे स्पेशल ठोको फोर्स बताया है। इससे पहले वो इसे स्पेशल ठाकुर फोर्स भी कह चुके हैं। एसटीएफ यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है जिसे हिंदी में विशेष कार्य बल कहते हैं, लेकिन अखिलेश ने इसे व्यक्तिगत बल बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जो जनसंख्या में 10% हैं उनको 90% तैनाती, और जो जनसंख्या में 90% है उनको 10% तैनाती। इसका मतलब है इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी जातिगत जनगणना के बड़े पैरोकार हैं, लेकिन जातियों की गिनती वाली राजनीति के बीच अब उन्होंने वर्दी वालों की जाति भी गिन डाली है। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ग्राफ जारी किया है जिसमें यूपी एसटीएफ में तैनात कुल अफसरों की संख्या 21 बताई गई है। अखिलेश यादव के अनुसार इनमें पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों की संख्या महज 2 है। उन्होंने एसटीएफ पर जो आरोप लगाए, क्या वो सच में सही है या फिर सियासी है? आइए इसका रियलिटी चेक भी करते हैं। यूपी एसटीएफ के 21 अफसरों में सबसे ज्यादा 11 ठाकुर हैं। इन अफसरों के नाम हैं एडीजी अमिताभ यश, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार सिंह, विशाल विक्रम सिंह, विनोद कुमार सिंह, ब्रिजेश कुमार सिंह, लाल प्रताप सिंह और डीएसपी दीपक कुमार सिंह, नवेंदु कुमार सिंह, विमल कुमार सिंह, धर्मेश शाही और शैलेश प्रताप सिंह। 3 अफसर ब्राह्मण हैं जिनके नाम है एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा, प्रमेश कुमार शुक्ला और संजीव कुमार दीक्षित। एसटीएफ में 3 यादव अफसर भी हैं जिनके नाम है डीआईजी कुलदीप नारायण यादव, एडिशनल एसपी सत्यसेन यादव और राकेश यादव। एक कायस्थ अफसर है और वो है अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव। एसटीएफ में एक अधिकारी ओबीसी भी है और उनका नाम है एसएसपी सुशील धुले। एक गुर्जर है जिनका नाम है अमित कुमार नागर और एक मुसलमान अब्दुल कादिर।
इस तरह से हमारी पड़ताल में एसटीएफ के 21 अफसरों में 15 सवर्ण और 6 अखिलेश यादव की परिभाषा में पीडीए से आते हैं। यह तो हुई यूपी की मौजूदा बीजेपी सरकार में एसटीएफ वालों की जाति गणना। अब सवाल यह कि अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव की सरकार में एसटीएफ में किस जाति के कितने अफसर थे? क्या वहां पीडीए की उतनी ही भागीदारी थी जो नारा लगाया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी? तो इसकी खोजबीन के दौरान हमें एक एक अफसर की डिटेल तो नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने इस फोर्स की कमाल संभाली उनकी जाति जरूर पता चली। तो मुलायम सिंह यादव के समय में साल 2004-2005 में अखिल कुमार एसटीएफ के एसएसपी थे। बिहार के रहने वाले अखिल वैश्य समुदाय के हैं। उनके बाद मुलायम सिंह यादव के समय में ही एसपी भगत एसटीएफ के एसएसपी बने। बिहार के ही रहने वाले भगत ओबीसी समाज से हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद मायावती साल 2007 में सीएम बनी। तब अमिताभ यश पहली बार एसटीएफ के एसएसपी बने। बिहार के ठाकुर बिरादरी के अमिताभ यश 2007 से साल 2009 तक एसटीएफ के एसएसपी रहे। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार में यादववाद के आरोप लगते थे, तो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि हर चीज में जाति लाना क्या ये देश के लिए बेहद खतरनाक नहीं है? अगर हर एक्शन, हर संगठन, हर फोर्स को हम जाति और धर्म के चश्मे से देखेंगे, तब हम विभाजन की तरफ ही बढ़ेंगे, जहां एकता और टीम वर्क जैसी कोई भावना नहीं रह जाएगी। क्या एसटीएफ जैसी फोर्स एक टीम की तरह काम कर पाएगी जब हम सिर्फ यही देखेंगे कि इसमें कौन सी जाति और धर्म काबिज है? और क्या हम लोगों के दर्द को भी इसी तराजू में तोलेंगे कि कौन किस जाति से आता है और हमला करने वाला किस जाति का था? अब परवाह देश की के दूसरे हिस्से में देखिए। पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और रिमोट। क्या 50 ग्राम की बैटरी से कहीं भी विस्फोट हो सकता है? क्योंकि लेबनान में पिछले 3 दिनों से जिस तरह के सीरियल धमाके हो रहे हैं, उसने जेब में मोबाइल रखकर घूमने वाले दुनिया के हर शख्स को दहशत में डाल दिया है। धमाके कैसे हुए, इन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा यह है कि इजराइल की एक स्पेशल यूनिट ने कई महीने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों में विस्फोटक फिट करके लेबनान में उनकी सप्लाई कर दी थी। दूसरा दावा यह है कि हिजबुल्लाह के संचार उपकरण हैक हो गए हैं और अब मुसाद उनमें सीरियल धमाके करवा रही है। एक और दावा सामने आया है। यह दावा लिथियम बैटरी से जुड़ा हुआ है। क्या मुसाद ने लेबनान में लिथियम बैटरी को ही बम की तरह इस्तेमाल किया? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो हर चीज जो इंटरनेट से जुड़ी है और जिसमें लिथियम बैटरी लगी है, अब उसको बम में तब्दील किया जा सकता है? पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप, सोलर पैनल, टीवी का रिमोट। लेबनान में 50 ग्राम की लिथियम बैटरी से कैसे हो रहे हैं सीरियल विस्फोट? हिजबुल्लाह हैरान है, हमास के कुछ समझ नहीं आ रहा और ईरान के राष्ट्रपति मोहसिन पेजेशकियान घबराए हुए हैं, क्योंकि इन तीनों के दुश्मन नंबर 1 इजराइल ने युद्ध में पहली बार उस तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे किसी भी घर में, किसी भी जेब में और किसी भी जुलूस में धमाका हो सकता है। लेबनान में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में आग लग गई। वॉकी टॉकी ब्लास्ट से एक कार में आग लग गई। लेबनान की एक इमारत में भी आग लग गई। बाद में पता चला कि यहां भी वॉकी टॉकी में ही धमाका हुआ था।
पिछले 3 दिन से लेबनान में लिथियम बैटरी से दहशत मची हुई। सत्रह सितंबर यानी मंगलवार को लेबनान में करीब 3000 पेजर में धमाके हुए, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 12 लोगों की मौत हो गई। अगले दिन 18 सितंबर यानी बुधवार को वॉकी टॉकी में सीरियल धमाके होने लगे, जगह जगह आग लग गई, 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और तीसरे दिन 19 सितंबर गुरुवार को लेबनान में एक के बाद एक सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरियां फट गईं। कम से कम 10 लोग आज भी घायल हुए हैं। लेबनान में लिथियम बैटरी की दहशत इस कदर है कि लोग पेजर के पास तक नहीं जा रहे हैं, मोबाइल को छू तक नहीं रहे। लेबनान में हुकूमत करने वाले हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लिथियम बैटरी है, उनसे दूर रहें। हो सके तो बैटरी निकालकर फेंक दें। लेबनान की राजधानी बेरूत में रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। इन विस्फोटकों को लेकर तरह तरह की थ्योरी गढ़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि जब इजराइल के हैकर्स से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने मोबाइल की जगह पेजर के इस्तेमाल का फैसला लिया, तो इजराइल ने पेजर सप्लाई करने वाली एक शेल कंपनी बनाई। उसने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और हर पेजर में 3 से 5 ग्राम विस्फोटक फिट कर दिए। उनके ग्रुप ने AR-924 के पेजर्स ब्रांडेड जो ताइवानीज कंपनी के गोल्ड अपोलो के हैं, उनमें ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर हंगरेन की एक कंपनी है BAC कंसल्टिंग मैन्युफैक्चर करके, जो पेजर्स अंडर लाइसेंस डील करती है, उन लोगों ने ये पेजर्स को यहाँ पे डिलीवर किया लेबनान में। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन इसे अटैक करना चाहती है वो इस डिवाइस को कंप्रोमाइज कब करेगी, जब ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी डिवाइस की हो रही है तब, या वो जो डिवाइस है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से निकल के जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसके अंदर वो एक्सप्लोसिव फिट कर सकते हैं। लेकिन ये वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, टीवी रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में हुए धमाकों ने इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लेबनान में हर वो चीज बम बन गई है जो इंटरनेट से कनेक्ट है और जिसमें लिथियम बैटरी लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल जैसे हाईटेक दुश्मन के खिलाफ जंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता था। यही सोचकर हिजबुल्लाह ने मोबाइल की जगह ज्यादा सुरक्षित समझे जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन हिजबुल्लाह के यही संचार उपकरण लेबनान का सबसे बड़ा डर बन गए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि लेबनान में कोई भी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ लगाने से डर रहा है। ऐसा कैसे हुआ और क्या ऐसा किसी और देश में हो सकता है? क्या हम हर रोज जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई चाहे तो उनमें धमाका कर सकता है? क्या मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी का रिमोट, स्कूटी या इलेक्ट्रॉनिक कार में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी में भी धमाका हो सकता है? लेबनान में बीते 3 दिन से जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। पेजर में विस्फोटक लगे थे तो वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कैसे हुआ? वॉकी टॉकी भी इजराइल ने भेजे थे, तो सोलर पैनल और स्कूटी की लिथियम बैटरी कैसे? कोई कह रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों तक विस्फोटक लगे पेजर की सप्लाई करवाने का लंबा प्लान बनाया। कोई दावा कर रहा है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक करके बैटरी को ओवरहीट कर दिया और सीरियल धमाके हो गए। लेकिन क्या इस तरह लिथियम बैटरी को ओवरहीट करके धमाका करवाना मुमकिन है? क्या हमारे और आपके मोबाइल फोन से लेकर स्मार्ट टीवी के रिमोट तक में लगी लिथियम बैटरी भी खतरनाक हो सकती है? TV9 भारतवर्ष की टीम ने इसकी पड़ताल की। दर्शकों को आसान भाषा में आप समझाएं कि लिथियम बैटरी किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। सर ये है कि हम जो नॉर्मल हम फोन में न्यू बैटरी, जैसे सपोज ये है बैटरी जी, ये बैटरी है बिल्कुल सैमसंग, ये भी बिल्कुल नॉर्मल बैटरी है। ओके ठीक है, अगर हम फ़ोन में लगे ओवरचार्ज कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम गेमिंग खेल रहे हैं, प्लस खेल जा रहे हैं, ज़्यादा फ़ोन हीट हो रहा है, तो उसके बाद में ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि पेपर लेयर होती है, ज़्यादा हीट होने पे, टेम्परेचर के ऊपर होने पे ये फट सकती है या फिर ओवरफ्लो हो जाती है, फूल जाएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ, 2 बैटरी है हमारे पास, ये दोनों फुली हुई हैं, ये देखिए
एक साइड इसका नॉर्मल है, ज़्यादा ओस हीट होने से ये फूल चुकी है बैटरी। हम इसे अपने पास खुद भी नहीं रखते, हम दूर रखते हैं कि कभी भी फट सकती है। बिल्कुल। लिथियम बैटरियां हल्की और कॉम्पैक्ट होती हैं। लिथियम बैटरियां पहले ही बैटरियों के मुकाबले कम जगह में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा स्टोर करती हैं। लिथियम बैटरियां आसानी से तकरीबन हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि वॉकी टॉकी, कैमरे, स्मार्टफोन और लैपटॉप। लेकिन लिथियम बैटरी के साथ की गई लापरवाही जानलेवा बन सकती है। बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट के जरिए भी कई बार इस तरह की चीजें जी, अगर हम कर नहीं सकते, मगर हम जैसे प्लस इस पे अगर हम कुछ मारते हैं नुकीली चीज तो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल बम की तरह ही ब्लास्ट होगा, पूरा बम की तरह ब्लास्ट, एकदम ही आग निकल सकती है डायरेक्ट। तो क्या इससे आग भी लग सकती है? जी बिल्कुल। ये देखिए, अब इसे बूस्ट भी करते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसे बूस्ट पे लगाते ही ये लाइट जल जाएगी, इस पे ब्लू कलर की जैसे कनेक्ट होगी ये देखिए, ये नीली लाइट ये नीली लाइट जल गई, कनेक्ट होगी। अब हम इसे चार्जिंग से प्लग भी करेंगे तो ये बूस्ट होगी। अच्छा, इसकी वजह से भी दिक्कत कर सकता है ये। यानी खराब लिथियम बैटरी, ओवरचार्ज की गई लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी के साथ हुए शॉर्ट सर्किट से धमाका हो सकता है। लेकिन जिस तरह लेबनान में एक ही वक्त में एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए हैं, वो लिथियम बैटरी के खराब होने या शॉर्ट सर्किट के संयोग से नहीं हो सकते। तो क्या मोसाद ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक करके उनकी लिथियम बैटरी को ओवरहीट किया और सीरियल धमाके करवा दिए? अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में ऐसा कोई हमारे और आपके मोबाइल फोन में इस्तेमाल हो रही लिथियम बैटरी के साथ भी कर सकता है? जो डिवाइस का हार्डवेयर होता है, इसे मॉडिफाइड करके एक एक्सप्लोसिव कंपोनेंट बनाया जाता है और उसके बाद हैकर इसको इजीली मॉनिटर कर सकता है, डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है रिमोटली और इंश्योर कर सकता है कि जो टारगेट है वो टारगेट इस डिवाइस को यूज कर रहा है और एक लिमिटेड टाइम पे यूज कर रहा है। उसके बाद जब भी उसको रिमोटली एक्टिव करना है तो उसको ट्रिगर करके रिमोट एक्टिवेशन किया जा सकता है। अगर मोसाद ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक करके उसे एनर्जी देने वाली लिथियम बैटरी में धमाका करवाने की नई वॉर स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो ये दुनिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हम तेजी से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और लिथियम बैटरी इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। 17 सितंबर से लेबनान में पेजर में सीक्रेट धमाके शुरू हुए थे। इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया वॉरफेयर यूनिट 8200 का हाथ बताया जा रहा है। यूनिट 8200 इजरायली डिफेंस फोर्स की जासूसी एजेंसी है। इस यूनिट का काम टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर, खुफिया बैठकों और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। यानी दुश्मन को तकनीक के फेर में फंसाकर हरा देने में यह यूनिट माहिर है। यूनिट 8200 इजरायली सेना की सबसे बड़ी यूनिट है, जिसकी रिपोर्टिंग सीधे इजराइल के राष्ट्रपति को होती है। इसे इजराइल का वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो खतरे का पहले से ही पता कर लेती है और कई महीने पहले से उससे निपटने की तैयारियां शुरू कर देती है। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में बीते 3 दिनों से हो रहे सीरियल धमाकों की इजराइल ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी की हिजबुल्लाह को दी गई इस चेतावनी ने काफी कुछ साफ कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि लिथियम बैटरी से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो रहे धमाके सिर्फ युद्ध तक ही सीमित रहेंगे या लिथियम बैटरी भविष्य में इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी? मोबाइल फोन से लेकर ईवी कार तक अब सब कुछ लिथियम बैटरी से चल रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का है। लेकिन क्या यही लिथियम बैटरी भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी? लिथियम बैटरी में होने वाले विस्फोट और आग लगने की घटनाओं के सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो साल 2021 का है। ये मामला चीन के ग्वांजू शहर का है। वीडियो में पोर्टेबल लिथियम बैटरी लेकर लिफ्ट में जाने वाले शख्स का नाम चेन था। लिफ्ट में बैटरी में आग लग गई, जिसमें चेन बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि इस वीडियो के साथ वायरल मैसेज में किया गया यह दावा सच नहीं है कि लिफ्ट में बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से लिथियम बैटरी में आग लग गई।
लेकिन इतना सच है कि खराब लिथियम बैटरी में आग लगने की जानलेवा घटनाएं कई बार हुई हैं। देखिए कैसे सड़क किनारे खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से पहले काला धुआं निकलने लगा और फिर उसमें धमाके के साथ आग लग गई। हालांकि ऐसा होना दुर्लभ है, खराब बैटरी या शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाए जा रहे हैं उनमें सुरक्षित लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई जा रही है, जिनमें आग लगने का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन क्या जीपीएस और इंटरनेट से जुड़े हुए इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक किया जा सकता है? क्या कोई इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कंट्रोल कर सकता है? क्या कोई इनकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर सकता है? और क्या कोई इनमें धमाका कर सकता है? लेबनान में जिस तरह सीरियल ब्लास्ट की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद दुनिया इस सवाल का उत्तर ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।